हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोवॉफिन। तो ये एक छोटा सा वीडियो आप सभी की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हम सेल बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप ये समझिए कि ये एक तरह से आपका टेस्ट है, क्योंकि अब तक हम 2 लेक्चर्स को गो थ्रू कर चुके हैं। उन्हीं लेक्चर्स के ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो मैंने उठाए हैं, और आई होप आप सभी जो है वो अच्छा स्कोर करेंगे। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी है कि जेआरएफ नेट का जो बैच है, ऑनलाइन बैच, ठीक है, 1 ईयर की ड्यूरेशन के लिए वो शुरू होने वाला है बायोकेशन एकेडमी के द्वारा। इस बैच को आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। आपके पास लोकेशन जो है वो ऑन स्क्रीन आपको दी गई है। बैच 10% ऑफ पे मिल रहा है, यानी कि 10,800 रुपीज में आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिल रहा है। इसमें क्या क्या आपको दिया जाएगा? लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपका कोई लाइव लेक्चर मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से भी उसको देख सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इंडिविजुअल डाउट क्लासेस जो हैं वो हेल्ड की जाएंगी, और पीवाई की प्रैक्टिस आपको साथ ही साथ करवाई जाएगी। इस पूरे बैच में क्या क्या कवर अप किया जाएगा? तो जनरल एप्टीट्यूड जो है वो भी आपका कवर अप करवाया जाएगा, प्लस 10 to 12 यूनिट्स जो है वो आपकी कवर अप करवाई जाएंगी। ड्यूरेशन 1 ईयर रहेगा। अगर आप अभी इनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जो नंबर्स हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो बायोकेशन एकेडमी के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल है ना, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहां पे उनसे जुड़ सकते हैं और अवेल जो है वो इस बैच के लिए कर सकते हैं। तो आई होप आप जो है इस ऑफर का फायदा उठाएंगे। और अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, क्या रहता है कि +2 अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे, और 0.5 से आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आंसर गलत देते हैं तो, राइट। और दूसरी चीज ये, आपको आंसर चूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन लंबा है तो उसी टाइम जो अकॉर्डिंगली टाइम जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा, राइट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए, अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, लेक्चर 1, 2 है ना, और सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जो और भी हमारे पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल पे, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पीवाई की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले लेक्चर्स को अटेंड करिए और फिर उसके बाद पीवाई की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको पता चले कि आप कितना जो है वो इंप्रूवमेंट कर पाए हैं, राइट। तो चलिए, अपना आंसर जो है वो फटाफट से चूज कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का रहेगा। चलिए, आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। जब भी रिपिड राफ्ट फॉर्मेशन होती है, हमने देखा था क्या किस किस चीजों से मिलकर के बना होता है? स्फिंगोमाइलिन से मिलकर के बनता है, कोलेस्ट्रॉल से और ग्लाइकोलिपिड से, ठीक है। होते क्या है लिपिड राफ्ट्स? जिन लोगों ने तो वीडियो देखी है उनको पता होगा कि ये क्या है, मेम्ब्रेन डोमेन्स, ठीक है, या मेम्ब्रेन माइक्रो डोमेन्स होते हैं, माइक्रो डोमेन्स, ठीक है। अब देखिए, ये आपको यहाँ पे दोबारा रिपीट इसलिए करवाया जाता है क्योंकि इसी तरह से आपको एग्जाम में इसको याद रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे साथ जो है वो रिवाइज कर लीजिए कि लिपिड राफ्ट जो होते हैं वो माइक्रो डोमेन्स होते हैं, और किसके बने होते हैं? स्फिंगोमाइलिन, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड से, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये लिपिड राफ्ट की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। लिपिड राफ्ट जो होते हैं ना वो मेंटेन करते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, राइट। और जो पूरा का पूरा आपकी मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ये बना करके रखते हैं लिपिड राफ्ट्स। वहीं पे जो फॉस्फोटेडाइलसिरीन है, ये क्या होता है? ये बेसिकली इनर लीफलेट में
जो मेम्ब्रेन, जैसे आपको पता है ना बाय लेयर होती है, तो इनर वाला जो लीफलेट होता है वहां पर आपको फोस्फोटिडाइल सीरीन देखने को मिलता है, और ये लिपिड राफ्ट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कहीं से भी नहीं होता है। इसीलिए जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। जिन्होंने सही दिया है आपको +2 मिल जाते हैं, जिनका गलत हुआ है 0.5 से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है फॉलोइंग observation was made when a mammalian cell in one phase of cell cycle was fused with a cell in another phase of the cell cycle। कि एक सेल है मेमेलियन सेल, वो किसी अलग फेज में है और जो दूसरा सेल है वो किसी अलग फेज में है। उन दोनों को जब फ्यूज किया जाता है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकल करके आई हैं। पहली ऑब्जर्वेशन है फ्यूजन ऑफ अ सेल in G1 phase with S phase cause G1 nucleus to enter S phase। दूसरी है upon fusion with G2 cell with an S phase cell, G2 cell does not enter S phase। ठीक है, does not लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना। upon fusion of G1 cell with G2 cell, G1 cell enters G2 phase, और fusion of an S phase cell with M phase cause the S phase cell to immediately enter mitosis। आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है स्टेटमेंट्स का कि कौन सी स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, क्या हो सकता है। ठीक है, आपको वो संभावनाओं के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही रहेंगी। ठीक है, अपना टाइम ले लीजिए, है ना, 10 सेकेंड्स काफी रहेंगे, आप फटाफट से चूज कर लीजिए। ओके ठीक है, अब देखिए अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, क्या बोल रखा है, बोल रहा है फ्यूजन ऑफ अ सेल इन G1 फेज। ठीक है, आपको सेल साइकिल जब हमने पढ़ी थी वहां पे हमने पढ़ा था कितने फेज होते हैं, G1 फेज, है ना, और G1 फेज से रेस्टिंग फेज में G0 में चला जाता है सेल, फिर G1 के बाद S फेज आता है, S फेज के बाद G2 फेज आता है, G2 फेज से माइटोसिस आती है और उसके बाद दोबारा G1 फेज में एंटर हो जाता है सेल, राइट। अब इन्होंने बोला है कि आपके पास जो सेल पड़ा हुआ था वो कौन से फेज में था, G1 फेज में। ठीक है, और उसको आपने फ्यूज करवा दिया किसके साथ, S फेज वाले जो सेल था उसके साथ आपने फ्यूज करवा दिया। तो क्या अब जो G1 वाला न्यूक्लियस होगा वो एंटर करेगा इस फेज में, तो बिल्कुल सही बात है, वो एंटर करेगा उस फेज में, क्योंकि जो S फेज वाला सेल है ना उसने ऑलरेडी वो सारे फैक्टर्स वो बना लिए होंगे। तो G1 न्यूक्लियस को S फेज में आने के लिए, है ना, जो ट्रांजिशन है वो इजीली प्रमोट हो जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन जो है यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती है। बी वाली अगर आप स्टेटमेंट देखो तो क्या बोल रहा है, अपॉन फ्यूजन ऑफ G2 सेल विद एन S फेज, कि आपने G2 सेल को S फेज के साथ फ्यूज किया और G2 सेल जो है वो S फेज में एंटर नहीं करा। तो बिल्कुल सही बात है, अगर G2 सेल है वो S फेज के वाले के साथ मतलब मर्ज करवा रहे हो, आप उसको फ्यूज करवा रहे हो, तो G2 कभी भी वापस थोड़ी जा सकता है, सेल साइकिल तो हमेशा आगे को ही बढ़ेगी ना। अब यही भी आप, उन्होंने S फेज के बारे में लिखा होता है कि S फेज वाला जो है वो G2 में एंटर कर गया, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, लेकिन उन्होंने बोला कि G2 वाला जो है वो S फेज में एंटर नहीं किया, है ना, तो यानी कि रिवर्स नहीं जा सकती सेल साइकिल कभी भी, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो गई, है ना। उन्होंने बोला G2 सेल जो है वो S फेज में एंटर नहीं किया, डज नॉट, है ना, तो बी भी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। उसके बाद सी स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, अपॉन फ्यूजन विद अ G1 सेल विद G2 सेल। ठीक है, आपने G1 सेल को G2 सेल के साथ जो है वो फ्यूज करवाया है। अब G1 न्यूक्लियस एंटर्स G2 फेज, यहां इस फेज में सेल पड़ा हुआ था G1 में, ठीक है, और ये जो है वो सीधा किस में एंटर कर गया, G1 का जो न्यूक्लियस है वो G2 फेज में एंटर कर गया। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा हो सकता है। अब देखिए, अगर यहां पे लिखा होता कि G1 फेज जो है वो पहले S फेज में एंटर किया, क्योंकि मोस्ट ओफनली क्या होना चाहिए था कि G1 फेज जो है वो पहले प्रोग्रेस करेगा S फेज में, ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर G2 फेज में जाएगा,
ठीक है, उसके बाद जो है वो पूरी की पूरी सेल साइकिल जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ये G1 फेज है, इसने वो मेजर चेक पॉइंट्स क्रॉस ही नहीं किए जो एस के बाद है ना, जो एस जो जीनोम डुप्लीकेशन होने के बाद होने चाहिए थे, वो अगर उसने एंटर ही नहीं किए तो कैसे वो नेसेसरी चेक पॉइंट्स को एंटर करेगा, कैसे वो उनको पास करेगा, कैसे उन ट्रांजिशंस को फॉलो करेगा। यानी कि अगर G1 सेल को G2 सेल के साथ आप फ्यूज करवाएं तो ये फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है का कहने का मतलब ये है कि G1 न्यूक्लियस G2 फेज में कभी भी एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं, वो चेक पॉइंट्स को पार ही नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, अगर वो पार नहीं कर पाएगा तो फिर आगे जो सेल साइकिल है वो भी कंटिन्यू नहीं होगी। तो इसीलिए सी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। डी स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, फ्यूजन ऑफ एन एस फेज सेल विद अ एम फेज सेल, कि आपने एस फेज से सेल उठाया और एम फेज के साथ क्या करवा दिया, फ्यूज करवा दिया। कॉज द एस फेज सेल टू इमीडिएटली एंटर माइटोसिस, तो एस फेज सेल जो है वो इमीडिएटली माइटोसिस एंटर कर सकता है। अब देखिए ये स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है, ऊपर वाली गलत थी लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है ये आपको देखना है। जैसे ही आपने एस फेज से सेल उठाया और किस में फ्यूज करवा दिया, एम फेज में फ्यूज करवा दिया। अब जो सेल है ना, क्योंकि उसके पास जीनोम डुप्लीकेटेड था, वो सीधा का सीधा माइटोसिस में एंटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जितनी भी नेसेसरी चेक पॉइंट्स थे ना वो क्रॉस कर लिए, ये वाला नेसेसरी चेक पॉइंट था वो क्रॉस कर लिया। अब यहां से वो आएगा, यहां से वो डुप्लीकेशन करके आया, तो यहाँ पे जो चेक पॉइंट्स है वो भी क्रॉस कर लेगा। वो यहां से तो सीधा उसको माइटोसिस में ही एंटर करना है ना। बाकी जो चेक पॉइंट्स आएगा, जो बाकी जो चेक पॉइंट्स आएंगे वो तो ड्यूरिंग जब माइटोसिस चल रही होगी तब आएगा, तो ये तो नॉर्मली ही बिहेव करेगा ना सेल। यानी कि यहाँ पे जो चेक पॉइंट वाला लफड़ा है या लोचा है वो नहीं है। वहीं पे अगर G1 और G2 को फ्यूज करवाते हैं तो वहां पे चेक पॉइंट जो है वो अपना पंगा बीच में डाल देगा, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो कभी भी G1 न्यूक्लियस जो है वो G2 फेज में कभी भी एंटर नहीं कर सकता। लेकिन एस फेज वाला जो सेल है, क्योंकि वो जीनोम डुप्लीकेशन कर चुका होगा एंड ही इज रेडी टू डू माइटोसिस, है ना, और माइटोसिस के दौरान चेक पॉइंट आएगा तो वो तो सेल क्रॉस कर ही लेगा, क्योंकि जैसे ही वो एम फेज में एंटर करेगा तो वो बिल्कुल एम फेज की तरह ही बिहेव करेगा ना, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। तो आप देख लीजिए ए, बी और डी, किस ऑप्शन में ए, बी और डी है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनको मिल जाते हैं +2, जिनका गलत हुआ है -0.5 जो है वो आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, इजी क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट दी है द 3 कॉमन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स आर कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स। दूसरी दी है फोस्फोग्लिसराइड्स कैरी अ ग्लिसरॉल बैकबोन, 2 फैटी एसिड चेन्स एंड अ फोस्फोराइलेटेड अल्कोहल। तीसरी है मोस्ट फोस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म बाइमोलिक्यूलर शीट्स रेदर देन मिसल्स इन एक्वस मीडिया। उसके बाद द कॉमन अल्कोहल मोइटीज इन फोस्फोग्लिसराइड्स आर ग्लिसरॉल, आइनोसिटोल, कोलीन, इथेनोलामाइन एंड टायरोसिन। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, फटाक से अपना आंसर जो है वो चूज कर लीजिए। आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज कर लिया है। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि मेम्ब्रेन लिपिड्स में कौन से 3 कॉमन टाइप के मतलब मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, है ना। कौन से 3 कॉमन मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। इतना इजी सवाल हमने जब लेक्चर शुरू किया था, लेक्चर 2 में हमने शायद इसको कवर अप किया है। लेक्चर 2 में जब हमने इसको कवर अप किया था वहीं पे हमने ये चीज देखी थी कि फोस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल जो है वो इनके साथ डायग्रामेटिकली इस चीज को समझा था, है ना। अब देखो ये चीज, ये स्टेटमेंट भी इस तरह से सही है। फिर इन्होंने बोला कि जो फोस्फोग्लिसराइड्स होते हैं उनके पास ग्लिसरॉल बैकबोन होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके साथ 2 फैटी एसिड्स चेन जुड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है। और एक फोस्फोराइलेटेड अल्कोहल भी होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मोस्ट फोस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म बायोमोलिकुलर शीट्स रेदर देन मिसल इन एक्वस मीडिया। ठीक है,
हमने वहां पे ये पढ़ा था कि वो बायोमोलिकुलर शीट मतलब लिपोसोम बनाते हैं, ठीक है, एक्वस मीडिया में। अगर हम उनमें से क्या निकाल दें, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं ये सब कुछ बाहर निकल जाए, ठीक है, तो अब आप उनको एक्वस मीडिया में जब आप डालोगे तो मिसल्स नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, लिपोसोम्स बनते हैं, ठीक है। वहां पे बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया था। फिर चौथा देखिए, कॉमन अल्कोहल मोइटीज जो कि फोस्फोग्लिसराइड्स में रहती हैं, ग्लिसरॉल होती है, बिल्कुल सही बात, एनेसिटोल होती है, कोलिन होती है, इथेनोलामाइन होती है, लेकिन टायरोसिन नहीं होता, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, तो वो एक अल्कोहल कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये टायरोसिन तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं फोस्फोलिपिड स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने सही उत्तर दिया है +2, जिनका गलत हुआ है 0.5 से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, सम फीचर्स मेंशन्ड बिलो आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन मियोसिस 1। ध्यान दीजिए, उन्होंने मियोसिस 1 पूछा है, ठीक है। कुछ फीचर्स जो है वो नीचे दिए गए हैं मियोसिस 1 के। पहला है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरा है डिग्रेडेशन ऑफ कोहेजिन एट द क्रोमोसोम आर्म। तीसरा है रिटेंशन ऑफ कोहेजिन एट द सेंट्रोमेयर्स। और डी है बाई ओरिएंटेशन ऑफ काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। आपको ऑल करेक्ट फीचर्स जो है वो बताने हैं, ठीक है। आराम से अपने 10 सेकेंड्स लीजिए, इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। चलिए, आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज कर लिया होगा। सबसे पहली जो इन्होंने फीचर मेंशन किया है, देखिए क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल सही बात है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, है ना। सेल साइकिल जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। अब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेयरिंग करनी होती है, पेयरिंग एंड अलाइनमेंट करनी होती है। किसकी, होमोलोगस क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, है ना। अब अगर ये अलाइनमेंट और ये जो प्रॉपर पेयरिंग है, अगर ये नहीं होगी ड्यूरिंग मियोसिस 1, तो आगे चल करके रिकॉम्बिनेशन, सेग्रीगेशन ये भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, है ना। तो यानी कि ये जो है मियोसिस 1 के दौरान ये तो होता है, और क्यों होता है वो भी आपको पता है, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट ए तो सही है। दूसरी देखो, डिग्रेडेशन ऑफ कोहेजिन एट द क्रोमोसोम आर्म्स, ठीक है। जो आपकी सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है ना, ये इस तरह से, इनके बीच में कोहेजिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जब इन दोनों को अलग होना होता है ना, तो ये कोहेजिन जो है वो डिग्रेड हो जाता है, ताकि ये दोनों जो है वो अलग अलग अपने अपने सफर की तरफ को जा सके। यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर बी भी सही है इस अकॉर्डिंग। तीसरा ये बोला रिटेंशन ऑफ कोहेजिन एट दी सेंट्रोमेयर्स, लेकिन मियोसिस 1 में तो ये बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाती ना, इनकी सेपरेशन तो मियोसिस 2 में होती है, मियोसिस 2 में। तो यानी कि जो कोहेजिन है वो सिर्फ यहां इन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच से डिग्रेड होता है, यहां पे बिल्कुल सेंट्रोमेयर के पास कोहेजिन जो है वो अभी तक भी इनको जोड़ के रखता है सेंटर से। यानी कि इस बिहाफ पे स्टेटमेंट नंबर सी भी सही हो जाता है। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर डी क्या बोल रहा है, बाई ओरिएंटेशन ऑफ काइनेटोकोर्स ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। अब देखिए जब सेल जो है ना, जब सब कुछ हो जाता है तो हमने क्या बोला कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टेड पोल्स की तरफ चला जाता है, तो काइनेटोकोर्स जो है वो अपने अपने रिस्पेक्टेड कोर्स की पोल्स की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो बाई ओरिएंटेशन तो इनकी मियोसिस 2 में होगी ना, जब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगी, एक जो है वो इस तरफ चली जाएगी, एक तो जो है वो इस तरफ चली जाएगी अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ। तो यानी कि बाई ओरिएंटेशन कब हुई, मियोसिस 2 में हुई, और यहाँ पे उन्होंने इवेंट्स किसके दिए हैं, मियोसिस 1 के। यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है। तो सारे के सारे करेक्ट फीचर्स आपको ढूंढने हैं, तो ए बी सी जो है वो हमारे करेक्ट फीचर्स हो जाते हैं। ए बी सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। जिन्होंने सही दिया है +2, जिनका गलत हुआ है
0.5 से नेगेटिव हो जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। गिवन बिलो आर सम कंपोनेंट्स दैट कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पहला है मोनोमेरिक जी प्रोटीन, दूसरा है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तीसरा है स्फिंगोलिपिड्स, चौथा है फोस्फोलिपिड साइड चेन सैचुरेशन और पांचवा है कोलेस्ट्रॉल। 10 सेकेंड्स आराम से लीजिए और इस क्वेश्चन को आई होप कोई भी गलत ना करे। चलिए आई होप आपने अपना जो क्वेश्चन है सॉरी आंसर है वो चूज कर लिया होगा, राइट। तो पहला है मोनोमेरिक जी प्रोटीन, ठीक है। देखो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं ना उसमें इनका अभी तक जिक्र भी नहीं हुआ है, और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिग्नलिंग में यूज होते हैं, है ना, सिग्नल ट्रांसडक्शन करवाते हैं। तो इसका मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो रेस में पहले ही बाहर हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है। अब देखिए ये मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी जरूर होती है, लेकिन इनका काम फ्लूइडिटी मेंटेन करने का नहीं है, यानी कि ये भी बाहर हो जाती है। बची कौन सी, स्फिंगोलिपिड्स। अब देखो स्फिंगोलिपिड्स ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर लिपिड राफ्ट्स बनने होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था लिपिड राफ्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कहीं ना कहीं घूम के ना जलेबी बन के क्वेश्चन इसी पे आ जाता है, ठीक है। तो लिपिड राफ्ट वाली वीडियो जरूर देखो, अगर अभी तक नहीं देखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से सबसे पहले उसको देखो, उसको समझो, उसके बाद जितने भी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के क्वेश्चन हैं उनको टारगेट करना, ठीक है। तो स्फिंगोलिपिड्स जो हैं वो डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व होते हैं, लिपिड राफ्ट बनाने में। और लिपिड राफ्ट जहां बन जाता है ना वहां पे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना वो थोड़ी सी कैसी हो जाती है, रिजिड हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है वहां से, है ना। तो यानी कि ये जो फैक्टर है वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि ये तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद फोस्फोलिपिड साइड चेन सैचुरेशन। अब देखो जब हमने लेक्चर 2 में इस चीज के बारे में पढ़ा था, फोस्फोलिपिड्स के बारे में, तो वहां पे क्या बोला था, एक सैचुरेटेड होते हैं और एक नॉन सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या बोला था कि ऐसे फोस्फोलिपिड्स जिनकी इन लेग में कहीं पे भी कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, है ना। और अनसैचुरेटेड मतलब जिनकी लेग में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने से होता क्या है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मान लो कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये ना इस तरह से किंक्स क्रिएट कर देता है, ऐसे लेग इसकी ऐसे हो जाती है, ऐसे, इसको कहते हैं हम किंक्स, ठीक है, किंक क्रिएट कर देता है। अब जब यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है ना, और यहाँ पे क्या है, किंक क्रिएट हो गया, तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी जो है मेम्ब्रेन की वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ये भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, क्लियर है, ये भी हो गया। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल। अब देखो जब लिपिड राफ्ट पड़ा था वहां पे कोलेस्ट्रॉल भी आया था, जहां पे लिपिड राफ्ट बनेंगे वहां कोलेस्ट्रॉल भी होगा, और कोलेस्ट्रॉल होगा तो रिजिडिटी आएगी। यानी कि देखो जो ये फोस्फोलिपिड्स भी पड़े होते हैं ना, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल पड़ा होता है, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ना हो और ये बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक हो जाए तो मेम्ब्रेन एकदम रिजिड हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल अमाउंट थोड़े थोड़े अमाउंट में पड़ा होता है, ताकि यहाँ की जो फ्लूइडिटी है ना, फ्लेक्सिबिलिटी जो है मेम्ब्रेन की वो बनी रहे। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी दोनों मेंटेन करता है। यानी कि ये जो है ये भी ऐसा एक फैक्टर है जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो कौन कौन से कंपोनेंट, 3, 4 और 5। तो 3, 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जिन्होंने सही दिया +2, जिनका गलत हुआ है 0.5 से नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको जो है वो मजा आया होगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। इसी तरह से
साथ साथ में टॉपिक्स को जब हम कवर अप करते जाते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है, ताकि हमें ये पता चले कि कितना टॉपिक हमें समझ में आया है। तो जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, अच्छी बात है, आप लोग और प्रैक्टिस करते रहें। जिन लोगों का स्कोर जो है वो इतना अच्छा नहीं गया है, उनसे हिदायत ये रहेगी कि एक बार लेक्चर्स को दोबारा गो थ्रू करें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि कैसे उनको एग्जाम में अप्लाई करना है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो बैच के बारे में वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दी है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का लिंक जो है वो मिल जाएगा। आप वहां से भी अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।